नमस्कार। औद्योगिक व्यावसायिक शिक्षा परिषद के अनुसार व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के अंतर्गत आज का प्रसंग डायमेंशन का प्रशिक्षण आज हम आपको प्रदान करेंगे। इसके लिए हम आगे आपको स्क्रीन शेयर करते हैं और अपना पाठ्यक्रम शुरू करते हैं। देखिए, ये है आज का प्रसंग हमारा विमांकन, डायमेंशन। विषय सूची में देखते हैं विमांकन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ डायमेंशन। नेक्स्ट, विमांकन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डायमेंशन। कार्यकारी विमा, फंक्शनल डायमेंशन, अकार्यकारी विमा, नॉन फंक्शनल डायमेंशन, संदर्भ विमा, एक्सिलरी डायमेंशन। ये 3 प्रकार से विभाजित है। इसे हम फिर से बताते हैं, कार्यकारी विमा, अकार्यकारी विमा, संदर्भ विमा। अब आगे बढ़ते हैं, विमांकन के तत्व देखते हैं। एलिमेंट ऑफ डायमेंशंस, विस्तार रेखा, एक्सटेंशन लाइन, विमांकन रेखा, डायमेंशन लाइन, लीडर रेखा, लीडर लाइन। ये 3 विमांकन के तत्व हैं। विमांकन के प्रकार, टाइप्स ऑफ डायमेंशंस। संरेखीय पद्धति, अलाइंड सिस्टम, एक दिशा वाली पद्धति, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, चेन पद्धति, चेन सिस्टम, समानांतर पद्धति, पैरेलल सिस्टम, प्रगतिशील विमांकन पद्धति, प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग सिस्टम। कोणीय एक दिशा वाली विमांकन पद्धति, एंगुलर यूनिडायरेक्शनल डायमेंशनिंग सिस्टम। कोणीय संरेखीय विमांकन पद्धति, एंगुलर अलाइंड डायमेंशनिंग सिस्टम। कार्यकारी विमांकन पद्धति, फंक्शनल डायमेंशनिंग सिस्टम। अकार्यकारी विमांकन पद्धति, नॉन फंक्शनल डायमेंशनिंग सिस्टम। तो ये तो हमारा विमांकन के प्रकार था जिन्हें हमने आपको टॉपिक वाइज बताया है। अब इसे और ही डीपली देखेंगे आगे चल के। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं कि हमारा विमांकन क्या होता है। किसी भी प्रकार की उत्पादित वस्तु की निर्दिष्ट विशिष्टताएं जैसे नाप, आकार, फिनिशिंग, टॉलरेंस, धातु, ऊष्माउपचार तथा मशीनिंग आदि के प्रदर्शन को विमांकन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, यह रेखा तथा चित्र की टिप्पणी पर चित्रीय रूप की वस्तु का वास्तविक नाप अंकों में दर्शाने को विमांकन कहते हैं। विमांकन का उपयोग हमारा चित्रीय प्रक्षेप तथा लंबकोणीय प्रक्षेप में करते हैं। चित्रीय प्रक्षेप और लंबकोणीय प्रक्षेप जो है हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग में माप देने के लिए बहुत ही अति आवश्यक उपयोग होता है। अब इनकी माप देने के लिए समानता विमांकन mm में दर्शाया जाता है। ड्राइंग में विमांकन करते समय सभी नापों के आगे mm दर्शाया जाता है। यदि हमें mm दर्शाना है अपना, तो उसमें हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि हम हर उसमें अपना mm नहीं दर्शाएंगे। समानता विमांकन दर्शाने के लिए mm दर्शाया जाता है। ड्राइंग में विमांकन करते समय सभी नापों के आगे mm नहीं दर्शाया जाता है, जबकि ड्राइंग के अंत में एक सामान्य नोट डाल दिया जाता है। उदाहरण तौर पे ऑल डायमेंशन आर इन mm। इसका मतलब है कि जब हम अपनी ड्राइंग शीट रेडी करते हैं तो उसमें एक साइड पर नोट डाल के रखते हैं कि सारी जितनी भी विमांकन हमने लिखी हैं वो mm में है। तो जब हम अपना ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं तो उसमें हर जगह हमें ऐसे mm लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। विमांकन का वर्गीकरण निम्न प्रकार है। कार्यकारी विमा, वह विमा जो दिए गए अवयव के कार्य में काम आने वाली हो, कार्यकारी विमा कहलाती है। मतलब कि एक ऐसी विमा जो कार्य करने में काम आने वाली हो, कार्यकारी विमा कहलाती है। अकार्यकारी विमा, वह विमा जो दिए गए अवयव के लिए कार्यहीन हो, अकार्यकारी विमा कहलाती है। नेक्स्ट, संदर्भ विमा, ये दिए गए अवयव की सूचना मात्र के लिए दी गई विमा है। यह सिर्फ ड्राइंग में मान दर्शाने के लिए उपयोग में ली जाती है। यह उत्पादन एवं जांच को नियंत्रित नहीं करती है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। कार्यकारी का मतलब होता है कि जिसमें हम काम कर रहे हो और हमारे वो विमा काम आने वाली हो, तो कार्यकारी विमा। मतलब हमारे पास कोई कंपोनेंट है
तो उसकी जो विमा है वो हमारे यूजफुल हो, तो वो तो हमारा कार्यकारी विमा में आता है। और जिसकी डायमेंशन पूरी नहीं लिखी होती है तो वो अकार्यकारी विमा में आता है। संदर्भ विमा में ये होता है, किसी सूचना मात्र से हम ये बता सकते हैं कि ये संदर्भ विमा में अंकित है। आगे हम फिगर से समझते हैं। आप देख सकते हैं पहला फिगर जो हमारा सूचना मात्र संदर्भ में दिखा रहा है। नेक्स्ट फिगर में जिसमें शोल्डर्स को लिखा है उसमें हम आपको कह सकते हैं कि कार्यकारी विमा है, क्योंकि इसमें सारी डायमेंशन शो की गई है कि हमें कैसे कैसे अपनी डायमेंशन को इस फिगर को ड्रॉ करना है। और अगले फिगर में ऐसा है कि उसमें विमाएं अभी आधी अधूरी हैं, तो वो एक अकार्यकारी रूप में व्यवस्थित है। नेक्स्ट, एलिमेंट ऑफ डायमेंशनिंग। विमांकन के तत्व निम्न प्रकार के हैं। सबसे पहले हमने दोस्तों आपको बताया विस्तार रेखा एक्सटेंशन लाइन, विमांकन रेखा डायमेंशन लाइन, लीडर रेखा लीडर लाइन। तो इस चित्र के अकॉर्डिंग अगर हम समझे तो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसे हमने कट कर दिया बीच से और उसमें एक सर्कल बना दिया। अब इस सर्कल के अकॉर्डिंग हमने ये समझाने का प्रयास किया है कि लीडर लाइन कैसे शो करती है। सर्कल में हमने आर्क काटा, उसमें व्यास बना के पूरा लाइन खींच के और ऊपर की ओर बढ़ा दी, तो वो लीडर लाइन बन गई हमारी। और एक्सटेंशन लाइन ठीक जो हमारी ऑब्जेक्ट लाइन है उसके ठीक 5 mm से आगे बढ़ के हम अपनी ऑब्जेक्ट लाइन के लिए एक्सटेंशन लाइन डालते हैं। और दूसरी तरफ भी जहाँ ये हमारी लाइन खत्म होती है वहां से भी एक एक्सटेंशन लाइन डालते हैं। उस एक्सटेंशन लाइन के बाद उसमें एक डायमेंशन लाइन खींचते हैं। डायमेंशन लाइन के दोनों किनारों पे हम एरो हेड बनाते हैं ताकि वो हमारा तीर इसलिए शो करता है कि यहाँ हमारी रेखा खत्म हो रही है। इसलिए हमारी ये तीनों लाइनें मुख्य भाग होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए। एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन एंड लीडर लाइन, इनके बिना हम कोई भी डायमेंशन करेंगे तो वो अधूरी मानी जाती है। आगे पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग। विमांकन कितने प्रकार से होते हैं? विमांकन निम्न प्रकार से, जैसा कि हमने विषय सूची में पहले पढ़ रखा है। अब हम इसे और ही अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं संरेखीय पद्धति, अलाइन सिस्टम। इस पद्धति के अंतर्गत ऑब्जेक्ट की ड्राइंग में उसके सभी भाग के लंबवत लिखते हैं। मतलब एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उस ड्राइंग के सभी भाग के लंबवत मतलब लंबाई में लिखेंगे उसकी डायमेंशन को, अर्थात डायमेंशन लाइन ऑब्जेक्ट के भाग के 90 डिग्री के कोण पर होती है, 90 डिग्री के कोण पर बनाते हैं। मापे सामने से दाईं ओर से पढ़ी जानी चाहिए। इसमें सभी डायमेंशन को रेखा के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, हमें ये बात ध्यान रखनी हो कि संरेखीय पद्धति में हम डायमेंशन को रेखा के ऊपर लिखते हैं। अधिकतर इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग में ज्यादातर इसी संरेखीय पद्धति का प्रयोग करते हैं। इस पद्धति में हम छोटे से छोटे जितने भी मानक सूचना से लिखते हैं उनमें संरेखीय पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। चित्र में देखिए, आप चित्र में बताएंगे तो देखिए 90 डिग्री के, आप 90 डिग्री कोण पे देखिए डाली हुई रेखा है जिसमें 70 लिखा है, 35 लिखा है, 20 20 और 10 10। इस तरीके से हमने डायमेंशन दिखाई है, लेकिन विमा के ठीक ऊपर हमने डायमेंशन लिखी है। ये हमारी संरेखीय पद्धति को दर्शाता है। ऐसे ही काम हमने नीचे भी किया है। अगर इस फिगर को ऐसे खड़ा कर दे वर्टिकल में तो 90 डिग्री पर उस विमा का प्रयोग किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। एक दिशा वाली पद्धति। इस पद्धति में सभी डायमेंशन इस प्रकार से अंकित की जाती हैं कि उनको ड्राइंग के निचले सिरे से लिखा हुआ पढ़ा जा सके। सभी डायमेंशन लाइन को बीच में ब्रेक करके डायमेंशन अंकित की जाती है। नाप देने की यह पद्धति बड़ी बड़ी ड्राइंग में उपयोग होती है। अब इसे और अच्छे से समझते हैं कि जब इसकी डायमेंशन हम कहीं लिखते हैं तो ड्राइंग के निचले सिरे से लिखा हुआ पढ़ा जा सकता है। मतलब कि हम बीच में से कट कर देंगे तो उसे हम नीचे से भी पढ़ सकते हैं और सामने से भी। तो जो डायमेंशन लाइन के बीच में ब्रेक करके बनाते हैं उसे हम एक दिशा वाली पद्धति कहते हैं, और ये ज्यादातर हमारी बड़ी बड़ी ड्राइंगों में उपयोग होती है। इसका फिगर देखते हैं। देखिए इस फिगर में आपको समझ में आ रहा होगा 90 डिग्री पर हमने इसका लंब डाला है। लंब डालने के बाद इसका जो हमने डायमेंशन दिया है वो हमने बीच में लाइन को कट करके दिया है और खड़े में दिया है। अब हमने ये डायमेंशन अपनी बेड़ा में नहीं लिखी है, मतलब हॉरिजॉन्टल के नहीं लिखी है। 30 30 45 और 90 इस तरीके से। तो ये हमारी हो गई यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। जनरली हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग में यही दो सिस्टम बहुत इस्तेमाल होते हैं।
बाकी जो सिस्टम अब हम आगे पढ़ेंगे वो जनरल यूज तो होते हैं, बट वो उन्हीं में यूज होते हैं जहाँ उनकी जरूरत आवश्यकता होती है। अब हम देख लेते हैं अपनी चेन पद्धति। यह पद्धति उन जॉब की विमा दर्शाने के काम आती है जहां टॉलरेंस का संशय उसकी कार्यकारी जरूरतों वाली डायमेंशन पर असर नहीं डालती है। अब देखिए फिगर में आपको समझा पाएंगे कि ये जो चेन पद्धति हम बना रहे हैं, यहाँ बगल से चेन जुड़ी हुई है। चेन जुड़ी होने के कारण इसमें 15, 8, 18, 22, 60 इस तरीके से क्रम चलता है। इस क्रम में आप देख सकते हैं कि चेन जुड़ी हुई है और ना ही टूटती है, तो इसमें टॉलरेंस का संशय अपनी कार्यकारी अनुसार जरूरतों में असर नहीं डाल सकती है। जैसा दे रखा है उसी तरीके से हमारे इस डायमेंशन को शो करेंगे। तो ये पद्धति हमारी चेन पद्धति कहलाती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। यह पद्धति उन जॉब की विमा दर्शाने के काम आती है जहां टॉलरेंस का संशय उसके कार्यकारी जरूरतों पर डायमेंशन की असर नहीं डालती है। प्रगतिशील सुपर इम्पोर्ट रनिंग विमांकन पद्धति। इस प्रकार की पद्धति का उपयोग वहां किया जाता है जहां जगह की सीमाएं कम हो, जहां जगह की सीमाएं हो, ऐसी विमा पढ़ने में परेशानी नहीं आती हो। यह एक उद्गम बिंदु से प्रारंभ होकर प्रगति रूप में तीर के निशान एक ही दिशा में लगाकर दर्शाई जाती है। इसका मेन जो है वो तीर के निशान की तरह, एक तीर की तरह हम पहले लगा देते हैं और फिर उसके बाद में डिवाइडेशन करते हैं, जिससे कि एक प्रगतिशील मतलब रनिंग वे में हमारी डायमेंशन शो करता है। आप देख सकते हैं फिगर में जहाँ पे क्रॉस लगा है वहां से डायमेंशन शुरू की गई है और उसके बाद 15, 25, 40, 60, 72 इस तरीके का मतलब है कि जहाँ से ए पॉइंट हमारा शुरू हुआ है वो पहले 15 दिखा रही है, फिर ए से ही सी पे आए तो 25, ए से ही डी पे आए तो 40। इस तरीके से ये प्रगतिशील विमांकन विवाह पद्धति दर्शाते हैं। समानांतर पद्धति। इस प्रकार की पद्धति में ऑब्जेक्ट की कई विमा एक उद्गम बिंदु समान बिंदु से शुरू करके समानांतर में दर्शाई जाती है। जहाँ से ये विमा शुरू होती है वहीं से विमा ए पॉइंट से ही शुरू होके पहले फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फाइव, जितनी भी आगे और हम चेन चलाते जाएंगे जहां तक वो चेन चलेगी वहां तक वो विमाएं चलती रहेंगी, लेकिन इसका प्रारंभिक बिंदु हमेशा एक ही रहेगा, ना कि हम इसे बीच बीच से बनाएंगे। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में पहले 20 दे रखी है, उसके बाद उन्होंने 30 कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने 20 + 10 लिख के 30 जोड़ दिया। इस तरीके से इन्होंने अलग से 10 नहीं लिखा, ये समानांतर पद्धति के अकॉर्डिंग आता है, इसलिए इसका प्रारंभ हम एक सिरे से करते हैं और लास्ट में जितनी विमाएं टूटती जाती हैं उन विमाओं को उस सिरे से जोड़ते जाते हैं। अब आगे देख लेते हैं कोणीय एक दिशा वाली विमांकन पद्धति, एंगुलर यूनी डायरेक्शनल डायमेंशनिंग सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, कोणीय क्यों बोला गया है इसे? क्योंकि ये कोण रूप में दिखा रहा है। और एक दिशा वाली पद्धति इसलिए बोला है क्योंकि ये एक दिशा में चल रही है। अब देखिए कैसे। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ऊपर 62 डिग्री लिखा है। 62 डिग्री हमने जो लिखा वो डायमेंशन के ठीक बीच में लाइन को कट करके लिखा है। इसका मतलब कि ये एक यूनी डायरेक्शनल डायमेंशनल सिस्टम है। जैसा कि हमने ऊपर अभी पढ़ा था अलाइन और यूनी डायरेक्शनल सिस्टम, तो उसमें हमने ये बताया था कि लाइन को बीच में ब्रेक करके उसकी विमा लिखते हैं। ऐसे ही इसमें भी हमने एंगुलर यूनी डायरेक्शनल डायमेंशनल सिस्टम पढ़ा है, तो फिर कोड के अंतर्गत इसमें भी लाइन की विमा को ब्रेक करके हम अपना डायमेंशन लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कोणीय संरेखी विमांकन पद्धति, एंगुलर अलाइन डायमेंशनिंग सिस्टम। इस सिस्टम में क्या है कि हमारी जो रेखा दे रखी है वो लाइन के ऊपर है, लाइन के ऊपर ही लिखनी होती है हमें इसे विमा, बीच में या नीचे नहीं। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो हमारी अलाइन डायमेंशन सिस्टम में नहीं आती है। और देखिए 25 डिग्री, 62 डिग्री। अब इसी तरीके से अगर हम नीचे देख लेते हैं तो 28 डिग्री, 32 डिग्री, 30 डिग्री, 27 डिग्री। ये आप कहेंगे कि आपको ये अंदर की ओर लिखा है, बट ऐसा नहीं है। जब हम इस चक्र को घुमा देंगे तो इस चक्र में आप देख पाएंगे कि इसकी जो विमा है वो ऊपर चली जाएगी और वो वाली जो विमा है वो नीचे की तरफ है। तो इनकी विमा को पढ़ने के लिए हम उसे अंदर की ओर लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा कोणीय और संरेखीय विमांकन पद्धति डिस्क्राइब होता है। तो कोणीय इसलिए बोला गया क्योंकि ये कोण में जैसा हम पहले ही बता चुके हैं, और अलाइन और यूनी डायरेक्शनल सिस्टम इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि ये दोनों मेन पद्धतियां हैं जिनके अंतर्गत हम और भी सिस्टम्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कार्यकारी विमांकन पद्धति, फंक्शनल डायमेंशन सिस्टम और अकार्यकारी विमांकन सिस्टम।
इसमें देखिए फिगर में हमारे दो भाग दे रखे हैं जोड़ में। तो जो जोड़ में पहले है डायमेंशन और फिर बाद में डायमेंशन, तो ये एक कार्यकारी विमा होती है, इसमें ना तो त्रुटि और ना ही कोई टॉलरेंस निकलता है। तो ये सही विमांकन पद्धति कहलाई जाती है, इसलिए कार्य में उपयोगी मानी जाती है। लेकिन अकार्यकारी विमा में आप देख सकते हैं कि नीचे उन्होंने पहले तो एक जॉब का मार्किंग दे रखा है, उसके बाद उन्होंने दूसरा जॉब का मार्किंग पूरे में दे रखा है। तो जो उसमें कमी आती है उस कमी के अंतर्गत हमारा टॉलरेंस बहुत ही गलत जाता है, तो उसमें त्रुटि ज्यादा माने आ जाती है, इसलिए ये अकार्यकारी विमा पद्धति में आता है। समझ में आया? तो कार्यकारी विमांकन और अकार्यकारी पद्धति क्या होता है, हम आगे बढ़ लेते हैं। देखिए व्यास, डायामीटर क्या होता है। प्रायः ड्राइंग में व्यास की डायमेंशन को विमांकन रेखा के अंदर या विमा या सर्कल वृत्त के अंदर इस प्रकार लिखनी चाहिए कि पूर्णतः स्पष्टता पढ़ी जा सके, और व्यास हमेशा फाई से शो करना चाहिए, मतलब प्रदर्शित करना चाहिए। यदि हमने फाई नहीं लिखा तो हम ये बता नहीं सकते कि ये व्यास का सिंबल है या व्यास बना रहे हैं, इससे तो लोग रेडियस भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये चीज गलत हो जाएगी। अगर हमने फाई लिखा है तो इसका मतलब हमारा व्यास का डायमीटर डायमीटर दे रखा है। ठीक है, तो डायमेंशन विमांकन रेखा के अंदर पहले पूरी लाइन बना लेते हैं, फिर अपनी लीडर लाइन के थ्रू उसका विमांकन ऊपर करते हैं और उसमें फाइव लिख के जो भी डायमेंशन एक्स वाई जेड होती है उसे हम नोट करते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं हमने तीन चक्र बनाए हैं सर्कुलर मतलब व्यास के। उसमें हमने पहला जो 5 10 लिखा है, 10 लिखा है, वो लीडर लाइन के थ्रू पूरी रेखा खींच के, और 5 10 लिखा है यानी कि 10 का है व्यास। ऐसे ही आगे 15 और 20, इस तरीके से हमने तीन चिन्हों को दिखाया है। अर्धव्यास या त्रिज्या, किसी वृत्ताकार आकृति के अर्धव्यास के डायमेंशन आपके केंद्र के पास लिखनी चाहिए। जहां इसका केंद्र हो उससे लाइन खींचकर एक वर्टिकल रेखा अंकित करनी चाहिए। अर्धव्यास की माप लिखने से पहले आर लिखना चाहिए। देखिए समझते हैं। अर्धवृत्ताकार मतलब किसमें आधा वृत्त हो, मतलब वृत्ताकार हो। आकृति का अर्धव्यास की डायमेंशन आपके पास लिखी होनी चाहिए डायमेंशन। जहां इसका केंद्र होगा उससे लाइन खींचकर एक वर्टिकल रेखा अंकित करते हैं। अर्धव्यास की माप लिखने से पहले आर लिखना आवश्यक होता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा डायमीटर में कि हमें फाई लिखना आवश्यक होता है, वैसे ही हमारा त्रिज्या में आर लिखना आवश्यक होता है। यदि हम ऐसे नहीं करेंगे तो हमारा जो डायमेंशन फिगर है वो गलत होगा और हमारे इससे फिगर में जो ड्राइंग बनेगी वो सही तरीके से नहीं बन पाएगी। फिगर में देखिए आपने, हमने R5 R3 R5 R6 R2 R12, जहाँ बड़ा है आर्क वहां पे हमने बड़ा आर्क मतलब R12 लिखा है, जहाँ सबसे छोटा है वहाँ R2 लिखा है। इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर त्रिज्या हमें 2 की बनानी है, यहाँ त्रिज्या हमें 12 की बनानी है, इसलिए हम इसमें आर लिखते हैं। छिद्र की माप क्या होता है। छिद्र की डायमेंशन पिच सर्कल के आधार पर या केंद्रों के मध्य की दूरी द्वारा दर्शाई जाती है। छिद्र की गहराई डायमेंशन के साथ डीप लिखकर दी जाती है तथा साथ ही वस्तु में कितने छिद्र होते हैं उनकी संख्या भी लिखनी आवश्यक होती है। देखिए छिद्र की जो डायमेंशन होती है वो पिच सर्कल के आधार पर होती है, मतलब कि पिच क्या होता है, कोई एक हमने जॉब लिया है तो उसके बीच की जितनी भी लाइन होती है उसको हम पिच बोलते हैं। तो उसके मध्य की दूरी दर्शाई जाती है। छिद्र की गहराई डायमेंशन के साथ डीप लिख कर दी जाती है। देखिए फिगर में आप देख सकते हैं 515 डीप 20 लिखा है, इसका मतलब है 515 तो हमारा हो गया डायामीटर 15 का, और 20 जो लिखा है वो डीप मतलब गहराई जो हो गई वो 20 गहरा है उस छिद्र का, गहराई हो गई। तो इस तरीके से तथा साथ ही वस्तु का कितने केंद्र है ये भी लिखते हैं। कितने केंद्र में आप समझ सकते हैं, जैसे नीचे वाले फिगर में हमने दिखाया 4 होल और डाया 6 का, मतलब 4 होल है उसमें और उसका डाया, जितने भी डाया बनेंगे वो 6 के बनेंगे और उसके 4 होल है। ऐसे ही बीच का देख लेते हैं 520 डीप 35, मतलब 35 गहरा है, डीप लिखा है क्योंकि, और 520 लिखा है तो इसका मतलब कि जो उसका डायमीटर बनेगा वो 20 का होगा। तो ये हमारी छिद्र की माप हो गई, इसे हम होल साइज भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं तीर। तीर एक ऐसा टॉपिक है जिसे ही हम अगर समझ लें तो हमारी सारी ड्राइंग शीट पे विमाएं बहुत ही सुंदर और प्यारे रूप से दिखेंगी।
इसीलिए इसमें हमेशा गलती करते थे। इसका अगर रेशियो अच्छे से पढ़ के उसको प्रैक्टिस करके बनाए तो हमारी जो ड्राइंग बनेगी वो बहुत ही सुंदर और निखर के आएगी। आइए इसे समझते हैं। विमा रेखा के दोनों सिरों पर तीर शीर्ष होते हैं। ठीक है, हमने जैसे बताया कि जब हम एक्सटेंशन लाइन बनाते हैं तो विमा रेखा उससे बनाते हैं। विमांकन रेखा जो बनती है उससे दोनों तरफ तीर लगाना आवश्यक होता है। यदि हम तीर नहीं लगाएंगे तो वो डायमेंशन सही नहीं होगी। तीर शीर्ष की जो लंबाई और चौड़ाई होती है वो 3:1 में होती है। ये एक भरा हुआ समद्विबाहु त्रिभुज की तरह होता है। साधारण इसकी मोटाई व आकार ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेट होती है। साधारण ड्राइंग में तीर की चौड़ाई 1 mm व लंबाई 3 mm होती है। दी जाने वाली विमा छोटी हो अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट में हमारी विमा छोटी हो गई तो हम एक्सटेंशन लाइन के बाहर अपनी विमा को लिखते हैं। एक्सटेंशन लाइन के बाहर विमांकन रेखा बनाएंगे, लेकिन जो विमा लिखेंगे वो कहाँ लिखेंगे? बीच में, अंदर की ओर। जितनी विमा हमें दी होगी अगर वो छोटी है तो उसको बीच में लिख देंगे। तो फिर एरो उस तरफ अंदर की ओर दिखाएंगे ताकि वो हमें शो कर सके कि हम इसकी विमांकन कर रहे हैं। देखिए आगे विमांकन कैसे करते हैं। चौड़ाई 1 और लंबाई 3। इसकी चौड़ाई आपको 1 बनानी है और लंबाई जो है इसकी 3। जैसा कि फिगर में आप देख पा रहे हैं, चौड़ाई इसकी 1 है और लंबाई 3 है। एरो हेड में सही गलत की स्थितियाँ कैसे होती है? ये सही है, ये सही है, ये गलत, ये गलत। इस तरीके से बनाएंगे। अब डायमेंशन रूल इंजीनियरिंग ड्राइंग। डायमेंशन रूल कैसे होते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये पढ़ लेते हैं, क्योंकि बिना रूल के डायमेंशन बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर हमें रूल्स पता हो तो हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग में काफी मदद मिल जाती है। क्योंकि हम कभी कभी क्या करते हैं, ड्राइंग तो बना लेते हैं लेकिन हम डायमेंशन ऐसे कर देते हैं कि हमारी पूरी ड्राइंग बेकार हो जाती है। तो हमें इस प्रोसेस को समझने के लिए इनके रूल फॉलो करने की आवश्यकता होती है। आइए पढ़ते हैं। जहाँ तक संभव हो सके डायमेंशन एक ही यूनिट में देनी चाहिए। हम जैसे कि ऊपर टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि हमेशा डायमेंशन जो देंगे वो mm में देंगे। mm में दे रहे हैं इसलिए क्योंकि mm सबसे कम मार्जिन होता है उसकी डायमेंशन दिखाने का। और विमान हमेशा हर जगह नहीं लिखनी चाहिए। इसका जो मार्जिन लिखते हैं वो एक किनारे लिख देते हैं और डायमेंशन के रूप में। तो ये है इसका प्रोसेस। डायमेंशन की यूनिट एक ही यूनिट में देनी चाहिए। किसी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन देने के लिए एक सिस्टम का प्रयोग ही करना चाहिए। लाइक दैट हमने अलाइन सिस्टम या यूनिडायरेक्शनल सिस्टम पढ़ा है ऊपर, उनमें से कोई एक सिस्टम का ही प्रयोग करेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई फिगर है, उस फिगर में हमने आपको कोई भी अलाइन सिस्टम बनाया। अलाइन सिस्टम में हम रेखा के ऊपर करेंगे, लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि जब हमने अगर अलाइन सिस्टम चूज किया तो हम पूरे फिगर में सिर्फ अलाइन सिस्टम को ही दर्शाएंगे। उसमें हम यूनिडायरेक्शनल सिस्टम इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो फिर वो ड्राइंग हमारी गलत हो जाएगी। आगे देख लेते हैं। डायमेंशन लाइन डायमेंशन फिगर को काटती नहीं है। डायमेंशन लाइन डायमेंशन जो फिगर बना होता है उसको काटनी नहीं चाहिए। ऑल डायमेंशन इस प्रकार से होनी चाहिए कि उसका प्रयोग साफ सफाई, मतलब इस प्रकार देनी चाहिए कि प्रयोग साफ सफाई से दिखे, साफ दिखे। ये कह लीजिए कि साफ साफ दिखनी चाहिए। अगर हम डायमेंशन कहीं भी लिखते हैं तो इसमें गोच पोच नहीं करनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे या फिर उसकी दूरी कम से कम इतनी लिखें कि वो हमें डायमेंशन साफ साफ दिख सके। जहाँ तक संभव हो सके विमा रेखा ऑब्जेक्ट के बाहर देनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं तो उसकी विमा हमें रेखा के मतलब ऑब्जेक्ट के बाहर अपनी विमांकन दिखानी चाहिए, जिससे कि हमारा ऑब्जेक्ट खराब ना हो। क्योंकि अगर हम ऑब्जेक्ट के अंदर दिखाते हैं तो फिर वो विमा में सही नहीं बैठेगी। जैसे मान लीजिए सर्कल है तो चलो दिखा सकते हैं, बट अगर हमें ऑब्जेक्ट लाइन के आगे डायमेंशन करनी है तो उसे हमें बाहर ही शो करना चाहिए। विमांकन रेखा आपस में क्रॉस नहीं करनी चाहिए। यदि विमांकन रेखा आपस में क्रॉस कर दी तो वो एक गलत होती है, वो सही रूल नहीं होता है। आउटलाइन और सेंटर लाइन का प्रयोग डायमेंशन लाइन की जगह प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि जो हमारे ऑब्जेक्ट की लाइन होती है और जो हमारी सेंटर लाइन होती है उसे हम अपने डायमेंशन में नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि सेंटर लाइन जो होती है वो तो हमारा जब हम सर्कल कुछ बनाते हैं स्केच से तो उसमें यूज होती है सेंटर लाइन। और ऑब्जेक्ट हमारा जो भी कोई हम ऑटोग्राफिक पिक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो ऑब्जेक्ट की लाइनें होती है उसका हम डायमेंशन के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
तो ये कुछ नियम थे जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। यदि हम इनको नियम को फॉलो करके चलेंगे तो हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत ही सही बैठेगी और अच्छी बनेगी। तो आशा करते हैं कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आपके भविष्य के लिए कारगर सिद्ध होगा। धन्यवाद।